नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ वंदना सरोही। आज चर्चा करेंगे उत्तराखंड की, जहां भारी बारिश ने तबाही मचाई है। सड़कें बह गई हैं, भूस्खलन से भी कई घर तबाह हो गए हैं। पहाड़ों पर इन दिनों जिंदगी आफत में है। दरअसल देश के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बार के मानसून ने कहीं राहत तो कहीं तबाही मचा रखी है। लगातार भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। पहाड़ में अतिवृष्टि और आपदा से हालात भयावह बन गए हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में अब तक 75 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि कुदरत का कहर लगातार बरप रहा है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी जा रही है, अभी बारिश का ये दौर चलता रहेगा, यानी राहत की गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही। हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से लोगों को बचाने के लिए कवायद कर रहा है, लेकिन इस वक्त कई लोग लापता हैं, जिंदगी खतरे में है, जमीन खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं और सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले देहरादून से आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी की खास रिपोर्ट, जिसके जरिए आप समझेंगे क्या हालात हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। बुधवार को थोड़ी राहत मिलने के बाद एक बार फिर गुरुवार से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला है, जिसमें लैंडस्लाइड, बाढ़ और वाटर लॉगिंग की समस्या कई क्षेत्रों में देखने को मिली है। गढ़वाल में बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जहां चमोली में एक बादल फटने की घटना भी सामने आई है। वैसे अब तक की हुई बारिश में पूरे प्रदेश में 75 लोग अलग अलग घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 1200 से ज़्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ ही अब तक की हुई बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं में पूरे प्रदेश में करीब 700 करोड़ का नुकसान का अनुमान है। वहीं अगले 48 घंटे भी मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसको देखकर प्रशासन ने सभी टीमों को अलर्ट कर दिया है। वहीं इस पूरी प्राकृतिक घटना में जो विपक्ष है वो लगातार सरकार और राहत बचाव कार्यों पर सवाल उठा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं में सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत है। सहयोगी कैमरामैन आशु शर्मा के साथ अभिषेक कुमार। मौसम की मार झेल रहे हैं लोग। बारिश के बाद हाल बेहाल हो चुका है, हर तरफ पानी ही पानी है, बाढ़ है, सैलाब है, नदी नाले उफान पर हैं। जिंदगानी खतरे में है कि लोगों के घरों में पानी घुस आया है। ताश के पत्तों की तरह पानी में बहते हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं। डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसके बाद पानी छोड़ा जा रहा है। उससे मैदानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश को लेकर अमरोहा में खादर इलाकों के करीब 40 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पानी खेतों के बाद अब गांवों में घुस गया है। ग्रामीण नाव और ट्यूब के सहारे किसी तरह अपनी जान बचा रहे हैं। प्रशासन की मदद से ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम भी जारी है। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट। पहाड़ी इलाकों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। हम अमरोहा के तिगरी धाम में मौजूद हैं। यहाँ पर आप पीछे देखेंगे गंगा नदी है। बिजनौर बैराज से प्रतिदिन कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से गंगा नदी पूरी तरीके से उफान पर है। तस्वीरों में देखेंगे पानी कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है बह रहा है। बता दें कि अमरोहा के 40 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घरों में पानी भर चुका है और खेतों में भी पानी भर चुका है। वहीं बात करें प्रशासन के द्वारा भी जो अधिकारी हैं वो बाढ़ से ग्रसित गांवों का दौरा कर रहे हैं और बाढ़ खंड के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही जो बाढ़ से ग्रसित जो गांव हैं वहां पर भी पर्याप्त संख्या में बोट की व्यवस्था की है, जिस वजह से जो गांव वाले लोग हैं उनके आवागमन के लिए जो बोट का प्रबंध किया गया है। और वहीं आने वाले समय में जिस प्रकार से बरसात हो रही है तो होड़ जो जलस्तर है उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें अधिकारी भी पूरी तरीके
तरीके से अलर्ट हैं और गांव में भी पहुंच रहे हैं और गांव का दौरा कर रहे हैं। तस्वीरों में अगर मैं दिखाना चाहूँगा फिर से एक बार, अगर आप देखें तो ये गंगा जो नदी है उसका जो जल स्तर है लगातार इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि वजह इसकी यही है साफ तौर से जिस प्रकार से हिमाचल में या जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लगातार जो बारिश हो रही है, तो जो बिजनौर बैराज से प्रतिदिन कई लाख क्यूसेस पानी छोड़ा जा रहा, जिस वजह से गंगा नदी भी यहाँ पर उफान पर चल रही है। अरुण चाहल, इंडिया न्यूज़, अमरोहा। तो पहाड़ों पर हाई अलर्ट जारी हुआ है। पहाड़ों पर हो रही तबाही का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। यहां भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस वक्त अरुण चाहल संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक कुमार देहरादून से हमारे साथ हैं और साथ ही डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। आपका स्वागत है। शुरुआत आप ही से डॉक्टर सुशील जी। इस बार जो तबाही आप देख रहे हैं, लगातार पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है और कई दशकों के बाद ऐसे हालात बन रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? प्रकृति का रौद्र रूप क्यों देखा जा रहा है, क्या वजह इसके पीछे? बिल्कुल, आपने जो ये विभत्स तस्वीरें दिखाई अपने चैनल के माध्यम से और अलग अलग संवाददाता ये दर्द बयां कर रहे हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से, ये बहुत ही शोचनीय अवस्था पर हम और आप लोग आ गए हैं। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम लोग पर्यावरणीय इमरजेंसी या इमरजेंट कंडीशन में आ गए हैं और इसके लिए मेरे अनुसार हम आप इंसान ही पूरी तरह से जिम्मेवार है। हम और आप इंसानों ने धरती के ताने बाने को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, बहुत पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। मिसाल के तौर पे अभी हम लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भीषण बारिश देखी। यह वो बारिश है जिसमें हम कह सकते कि थोड़े से समय में इतनी ज्यादा बारिश होगी जिसे हम क्लाउड बस्टिंग कह सकते हैं या बादल का फटना भी कह सकते हैं। जितनी बारिश पूरे महीने में या पूरे मानसून के दौरान होनी चाहिए वो कुछ मिनट के अंदर हो जा रही है और यह सब हो रहा है बदलते हुए पर्यावरण के अंतर्गत, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब आपने जैसे पूछा कि इसके लिए क्लाइमेट चेंज के लिए कोई बाहर से किसी दूसरे ग्रह से कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने ये रातों रात बदलाव कर दिया हो। इसको बदलने के लिए हम आप इंसानों ने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की, इस धरती के साथ इस प्रकार से अपने क्रियाकलाप किए जिसकी वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, जिस स्थिति में भारत के अलग अलग हिस्सों में भीषण बारिश का हम लोग सामना कर रहे हैं और कई जगह ऐसी जगह जहां खूब बारिश होती थी वहां हम सूखा देख रहे हैं, मतलब पर्याप्त मानसून नहीं हो रहा है जी। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां मौसम की कह सकते हैं, इसके लिए हम सब इंसान ही जिम्मेवार हैं। बिल्कुल, बदलते मौसम ने कई संकेत भी दिए हैं सर, क्योंकि इस बार हमने बसंत ऋतु को भी नहीं देखा, यानी ऋतुएं भी मिस हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो विकास के नाम पर ये तमाम जो पहाड़ों का दोहन किया जा रहा है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो घटनाएं हम और आप लोग देख रहे हैं, इन घटनाओं में छिपे हुए रहस्य को पहचानने की जरूरत है। एक प्रकार का ये कोडेड मैसेज हम इंसानों को मिल रहा है कि अब हमें और आपको अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अपनी जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी। हमारा और आपका जो प्रकृति का जो डेलिकेट रिश्ता था, ताना बाना, इसको हमें आपको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। पुराने दौर की तरफ जाना पड़ेगा जब हम प्रकृति के साथ कम से कम छेड़खानी कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति का भला करने वाले कदम उठा रहे थे। तो वो समय आ गया है। ये समय हमें और आपको एक सूचना दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। इसके अंदर एक मैसेज छिपा हुआ है और इस मैसेज को अभी भी समय बहुत ज्यादा नहीं बीता है। बिल्कुल, कुदरत कैसे कहर बरपा रही है सर। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। अभिषेक हमारे साथ है देहरादून से। अभिषेक, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है और उसका असर देखा जा रहा है, भूस्खलन हो रहा है, चट्टानें दरक रही हैं, घर जमींदोज हो रहे हैं,
काफी अलार्मिंग सिचुएशन है, कैसे प्रशासन डील कर रहा है? देखिए, प्रशासन तो डील कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अभी हाल फिलहाल अगर हम 10-20 दिनों की बात करें तो मौसम ने ये मौका नहीं दिया है कि किसी भी जगह पर जहां पर आपदा आई है वहां पर पूरी तरह से जो है मुस्तैद होकर काम किया जा सके। बड़ी चुनौतियों के बाद तो चुनौतियों के 2-4 होने के साथ साथ प्रशासन की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही जिस तरह की लैंडस्लाइड की घटनाएं पहाड़ों से आई हैं वो काफी डरावनी हैं, और साथ ही जिस तरह से जो पर्यावरणविद बता रहे हैं कि जो पहाड़ हैं वहां पर विकास ही विनाश की जो है जड़ बना हुआ है, और अत्याधिक जो विकास हो रहा है उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर पड़ोसी राज्य जिस तरह हिमाचल में काफी नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, यूं कहें वहां पर जो पहाड़ हैं वो फिर भी थोड़े मजबूत हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो पहाड़ यहाँ पर कच्चे पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि अभी जितनी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे ही मौसम खुलेगा, यानी जैसे ही धूप निकलेगी और वो धूप जब उन पहाड़ियों पर पड़ेगी जिन पर अभी तक बारिश होती आई है, वो जैसे ही धूप पड़ती है वो एक बार फिर भुरभुराना शुरू हो जाते हैं, यानी वो वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो प्रशासन के सामने, सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर जैसे ही मौसम खुलता है उसके बाद की स्थिति कैसी होगी। अगर देखिए, इस साल की शुरुआत में ही हमने देखा कि जोशीमठ में किस तरह के हालात बने हुए हैं। जोशीमठ के बाद अभी कुछ दिन पहले, यानी पिछले महीने की बात है, चिनियाली सोंड में भी कई ऐसे घर हैं जहां पर दरारों का सिलसिला है। इसके साथ ही कुमाऊं के कई हिस्से हैं, उत्तरकाशी में ये तस्वीरें हैं। बिल्कुल, खतरे के संकेत लगातार मिल रहे हैं और मैदानी इलाकों पर भी इसका क्योंकि असर देखा जा रहा है। अरुण चाहर, आपसे समझना चाहेंगे कि पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उससे लगातार पानी मैदान की तरफ आ रहा है और डैम ओवरफ्लो हो गए हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, बात करें अमरोहा की तो अमरोहा में जो गंगा नदी है वो बह रही है, और जो बिजनौर बैराज है वहां से प्रतिदिन लाखों क्यूसेक जो है पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से गंगा किनारे बसे लगभग 50 गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। स्थिति ये है कि गांव का जो मुख्य रास्ता है उनसे संपर्क टूट गया है, लोग ट्यूब के सहारे मतलब आवागमन करने के लिए मजबूर है। यहाँ तक कि बीते 2 दिन पहले भी एक महिला की इलाज के अभाव में मौत हो गई थी, क्योंकि गाँव में जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट गया था, इस कारण महिला को इलाज नहीं मिल पाया। तो जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। वहीं बात करें प्रशासनिक के जो आला अधिकारी हैं वो अब जागे हैं, वो भी गांव में जो है दौरा कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो गांव में बोट की जो व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग हैं उनके लिए आने जाने के लिए व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही बता दें कि जो अमरोहा में लगभग ऐसे रामगंगा पोषक नहर भी बह रही है, जिस कारण लगभग उससे 14 से 15 गांव जो है उसके पीछे मतलब समीप बसे हुए हैं। तो वहां पे जाने का जो मुख्य रास्ता है सिर्फ नाव के सहारा ही है। तो ऐसे गांव भी लोग हैं जो नाव के सहारे अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। और लगातार बिजनौर बैराज में जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, और लाखों क्यूसेक जो है पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिस वजह से जो गांव में जो स्थिति है वो बाढ़ की बन चुकी है। बिल्कुल, जल तांडव देखा जा रहा है। सुशील जी, हम समझना चाहेंगे कि प्रकृति के साथ ऐसा क्या खिलवाड़ हम इंसानों ने किया है जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, और साल दर साल क्योंकि ये स्थिति और भयानक होती जा रही है, किस तरह से इसको विराम लगाया जा सकता है, किन चीजों का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, जैसा कि आप और हम सब लोग इस समय ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे हम भौतिकतावादी युग कह सकते हैं, या हम सो कॉल्ड हम अपना प्रोग्रेस कह सकते हैं, तरक्की कह सकते हैं। आपको अच्छे से पता होगा कि हमने पहाड़ों को काट के सुरंगें बनाई हुई हैं, हमने पहाड़ों को काट के तमाम हाईवे निकाले हुए हैं, और जो पहाड़ का आभूषण कहलाते हैं वन, हमने उन वनों को भी काटने में कहीं से भी बिल्कुल गुरेज नहीं किया है, और धराधर वनों को भी काटा है। और जब ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही हैं जो हम और आप लोग देख रहे हैं, जिसमें कि लैंडस्लाइड हो रहा है, या बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश हो रही है, या पहाड़ के पूरे जो आच्छादित वन है वो पूरे मलबे के साथ बह जा रही है, तो ये रातों रात एक दिन में हुई घटनाएं नहीं है। हम और आप लोगों ने ऐसी जहरीली गैस अपनी तमाम प्रक्रियाओं के दौरान निकाली है जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये धरती के चारों तरफ इकट्ठी होती रहती हैं ब्लैंकेट के रूप में और एक आवरण के रूप में धरती के वातावरण में जमा होती हैं, और आज धरती का तापमान 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो बढ़ा हुआ है, जिसे हम धरती का बुखार कहते हैं, वो हम धरती के बुखार से इसकी कल्पना कर सकते हैं।
वो इसका बहुत बड़ा कारण हो रहा है। और ये जो आप देख पा रही होंगी कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी भीषण गर्मी पड़ी हुई है, और वहीं भारत के ऐसी जगह जिन्हें हम पहाड़ कहते हैं, वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही होगी। और इस बात से आप बिल्कुल भी पूरी तरह से सहमत होंगी कि ये पहाड़ी है जो हम और आपकी 65% के आसपास की जल आपूर्ति करते हैं नदियों के माध्यम से, या हम कह सकते हैं फिक्स डिपॉजिट की तरह है पानी की, जो साफ पानी हम और आप लोग उपयोग करते हैं। ये पहाड़ के वन ही है जिनसे हमें तमाम जड़ी बूटियां या अच्छे अपने उत्पाद मिलते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां जो हम इंसानों ने पैदा की हैं, तो हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र या पारिस्थितिक संतुलन गड़बड़ा गया है पूरी तरह से। और ये पहाड़ आज हमें और आपको कहीं ना कहीं से चेतावनी दे रहे हैं कि अभी तो ये छोटी सी झांकी है, अभी पूरी पिक्चर दोस्तों बाकी है। बिल्कुल। अरुण चाहर से भी समझेंगे। अरुण, मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? कब तक ये बारिश का दौर चलता रहेगा? देखिए, मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी जो है अलर्ट जारी कर रखा, जिस वजह से जो बारिश है वो होने की और संभावना है। और यही वजह है क्योंकि पहाड़ों पर बारिश हो रही है, तो ऐसे में बिजनौर बैराज है, वहां से जो पानी जो यहाँ पर अमरोहा की जो गंगा है यहाँ पर डिस्चार्ज जो है वो किया जाता है, जिस वजह से जो गाँव में जो बाढ़ के हालात बन चुके हैं। स्थिति यह है कि जो किसान है उनके खेतों में पानी भर चुका है, उन्हें चारा लाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और पानी काफी दिन से भरा होने की वजह से वहां पर जो संक्रामक रोग हैं वो बढ़ रहे हैं, पानी में से भी जो बदबू है वो भी आ रही है। तो ऐसी जो तमाम जो समस्याएं हैं, इसका जो सामना है यहाँ पर किसानों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, हर तरीके से परेशानी है। अभिषेक, क्योंकि उत्तराखंड में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, कई जिलों के लिए मौसम विभाग पहले भी रेड अलर्ट जारी कर चुका है। अब किस तरह से यहाँ पर सिचुएशन को देखा जा रहा है? क्योंकि सरकार की ओर से निर्देश है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित स्थानों पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन हालात को संभालने के लिए क्या कोशिशें की जा रही है और कितनी चैलेंजिंग है, क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है? देखिए, जब से मानसून आया है तब से लेकर अब तक ये अच्छी बात भी है सरकार की कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी जितनी भी जैसी भी स्थिति प्रदेश में बन रही है उनको मॉनिटर कर रहे हैं। जब से मानसून आया है अब तक करीब 1.5-2 महीने के दौरान जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, जो कंट्रोल रूम है, उसका निरीक्षण वो 3 से 4 बार कर चुके हैं। इसके अलावा जो राज्यपाल यहाँ के हैं वो जो कंट्रोल रूम का दौरा कर चुके हैं। तो जितनी भी टीमें इस पूरे रेस्क्यू में या फिर आपदा में लगी हुई हैं, उन सभी को पल पल की अपडेट उनसे लिया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ ही इस बार जो है आपदा को देखते हुए, क्योंकि पिछली बार की जो आपदा है उससे काफी सीखा है राज्य सरकार ने, साथ ही प्रशासन की टीमों ने। तो इस बार जो एसडीआरएफ की जो चौकियां है उनमें 4 चौकियों की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की जो चौकी है उसको भी बढ़ाया गया है। यानी कि जो पूरा अमला है एसडीआरएफ उनकी चौकियों को बढ़ाते हुए जवानों को भी ज्यादा मात्रा में डिप्लॉय किया गया है। इसके साथ ही जो लैंडस्लाइड जोन है, पिछली बार जो लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए गए थे उनको चिन्हित करते हुए और भी ज्यादा जो लैंडस्लाइड जोन थे, छोटे छोटे जो लैंडस्लाइड जोन थे, वहां भी मशीनों को तैनात किया गया है। लोक निर्माण विभाग की करीब 400 मशीनें जो है पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में लगी हुई है, ताकि मार्ग अगर कोई अवरुद्ध होता है तो उसको जल्द से जल्द खोला जाए। हालांकि देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कोई भी रेस्क्यू में कोई आपदा आती है, उसको जब रेस्क्यू करना होता है तो प्रशासन जो टीम है वो ये चाहती है कि मौसम थोड़ा साफ हो, यानी जो बारिश हो वो ना हो, क्योंकि ऐसे में जो राहत बचाव कार्य है उनमें होती है। तो ये समझा जाता है, और जैसे ही कहीं आपदा आती है त्वरित जो अधिकारी है वो आपसी समन्वय करते हैं। बिल्कुल, देवदूत बनकर तमाम जो जवान हैं हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के, वो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी जान बचा रहे हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, ये भी समझना चाहेंगे कि जो मौके पर अभी हालात बने हुए हैं, 2013 की आपदा के एक बार फिर से याद दिला रहे हैं, उससे क्या हमने सबक नहीं लिया, और क्या इंसानों से ये भी भूल हो रही है कि वहां पर लगातार जो पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो विकास के नाम पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ऑल वेदर रोड की बात अगर करें, क्या भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में भूल हो गई? बिल्कुल, हम इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ों का दुरुपयोग किया। हम इंसानों ने 2013 में जो बद्रीनाथ की हम और आप लोगों ने त्रासदी देखी, उस मैसेज को हम और आप लोगों ने नहीं ग्रहण किया, हम और उस छिपे हुए मैसेज को नहीं पहचाना। हमें प्रकृति देखिए बड़ी संजीदा होती है, वो पहले ही हमें आपको
मैसेज दे देती है, उसके मैसेज छिपे होते हैं किसी न किसी ढंग से, लेकिन हम इंसानों ने वो भूल की। हम आप इंसान पहाड़ों के ऊपर एक बोझ बनते जा रहे हैं। हिमालयन इकोसिस्टम बहुत ही संवेदनशील है, ये अलग अलग अध्ययनों में स्पष्ट हुआ है, चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट हो या अलग अलग ग्लेशियर साइंटिस्ट जो हिमालयन इकोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उन्होंने लगातार चेताया है कि भाई देखिए, हिमालय रीजन के जो उत्तराखंड या उससे जुड़े हुए जो भी एरिया है, उनके जो पहाड़ हैं वो कच्चे पक्के पहाड़ हैं, और उनमें छोटी सी छेड़छाड़ ही बहुत बड़ी समस्या को जन्म दे सकती है। और यही कारण है कि हम और आप लोग इस समस्या को देख रहे हैं भीषण तबाही के रूप में। या हम थोड़ा सा और सोचें तो देखिए, यही पहाड़ जब बारिश होती थी तो ये स्वागत करते थे मानसून का, और आज की तारीख में आप देखिए, जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। ये पहाड़ चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, हमें और आपको प्रेरित कर रहे हैं कि हम और आप लोग आगे आए और अपने कुछ ऐसे कदम जरूरत है हमें और आपको अपनाने की, जिसकी वजह से नहीं तो भविष्य में हमारा आपका रहना भी संभव नहीं रहेगा। क्योंकि जब ये पहाड़ प्रभावित होंगे तो मेरे आपके घरों में जो साफ पानी की सुनिश्चितता होती है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी। वनों से जो साफ हवा मिलती है उसका तो कोई मोल ही नहीं है, जो जड़ी बूटियां मिलती हैं उनका कोई मोल ही नहीं है। कुल मिला के पहाड़ हमें और आपको जीवन देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर सुशील द्विवेदी, आपने बताया कि जिस तरह से हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति बार बार ये मैसेज देती है किस तरह का खिलवाड़ बंद होना चाहिए, लेकिन हम नहीं सीख पा रहे हैं, सबक नहीं लिया जा रहा, और यही वजह है कि कुदरत का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस वक्त वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर है, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अजय राय का यह कहना है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी की जनता राहुल गांधी को चाहती है, तो राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। 2024 में राहुल गांधी अमेठी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। स्मृति ईरानी बौखला गई हैं, अजय राय का यह कहना है। अभी हाल ही में अजय राय को जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया राहुल गांधी को लेकर कि अमेठी का चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का यह बहुत बड़ा बयान वाराणसी से राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि राहुल गांधी को अमेठी की जनता चाहती है। अभी वायनाड से सांसद हैं राहुल गांधी और इस बार अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ा संकेत, बड़ा मैसेज अपने बयान के जरिए अजय राय की ओर से दिया गया है। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं, प्रियंका बनारस से आ रही हैं क्या? और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जहाँ लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं, प्रियंका बनारस से आ रही हैं क्या? और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जहाँ लड़ेंगे। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं, प्रियंका बनारस से आ रही हैं क्या? और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जहाँ लड़ेंगे। आकाश यादव सहयोगी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, बड़ा संकेत अजय राय की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब प्रियंका गांधी को वाराणसी से उतारा जाएगा पीएम मोदी के खिलाफ। देखिए, प्रियंका गांधी की बातें तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए यूपी के, उन्होंने एक बड़ी बात कर दी। एयरपोर्ट से जब मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने कहा कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, ये साफ साफ कहा। हालांकि एयरपोर्ट से सीधे अजय राय गाजीपुर गए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से बनारस के रहने वाले अजय राय को ये यूपी की बागडोर सौंपी है, तो ये कयास तो जरूर लगाया जा सकता है कि पूरे पूर्वांचल को साधा जा सकता है। यही वजह है कि अजय राय सबसे पहले गाजीपुर पहुंचे, वहां वीरों की धरती कही जाती है, वहां पे शहीदों को नमन किया, उसके बाद कुछ ही देर बाद बनारस पहुंच जाएंगे। हालांकि अजय राय इसके पहले भी 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। पीएम मोदी के सामने 2 बार चुनाव उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, 2014, 2019। तो इस तरीके से बातें कहना कि जो आने वाले आगामी चुनाव 2024 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये तो कयास लगाना तय हो गया, क्योंकि राहुल अब अजय राय बड़े चेहरे हो गए, बड़े पद की जिम्मेदारी है,
तो इस जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने एक बड़ी बात कही है। अब देखना दिलचस्प होगा 2024 में अजय राय की बात सत्य होती है, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं या फिर वो दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।